सामाजिक विज्ञान इतिहास कक्षा 10 है। चैप्टर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। जूसेफे मैत्सिनी, काउंट कैमिलो दे कावूर, यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जूसेपे मैत्सिनी वह इटली का एक क्रांतिकारी था। इसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिंगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसके दो और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मोर्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिक ने उसके विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। काउंट कैमिलो दे कावूर इटली के मंत्री प्रमुख था, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर वह न तो वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। इतालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमैनुएल ने उसे 1852 को सार्डिनिया पीडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना। उसने यहाँ पर आर्थिक शैक्षणिक कृषि के विकास के लिए कार्य किए तथा सेना में सुधार किए। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इन कूटनीतिक चालों के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिसके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी में इटली की संसद ने विक्टर इमैनुएल को इटली का सम्राट घोषित किया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पीडमॉन्ट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध ने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कुस्तुनतुनियाई की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। फ्रैंकफर्ट संसद। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धने जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई। इन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप किया।
प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रज्ञा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। अंत में प्रेसो के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद के सभी निर्णय स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों व राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रेसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद भंग हो गई। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों के वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी, तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। प्रश्न है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? उत्तर, इसमें प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे। पहला है, पृथ्वीभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। दूसरा है, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तीसरा है, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथा है, नई स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। पांचवा है, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। छठवां है, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। सातवां है, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहीं राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। प्रश्न है, मारियान और जर्मेनिया कौन से? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। मारियान यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और वह उससे अपनी तदात्मक तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों व डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। जर्मेनिया यह जर्मन राष्ट्र की नारी रूपक थी। चाक्षुण अभिव्यक्तियों ने वह बालूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन में बालूत वीरता का प्रतीक है। उसने हाथ में जो तलवार पकड़ी हुई थी उस पर यह लिखा हुआ है, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मेनिया जर्मन में स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र का प्रतीक बनकर उभरी एक नारी छवि थी। प्रश्न है, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। उत्तर है, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण 4
महत्वपूर्ण चरण इस प्रकार हैं। पहला है जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा है संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा है जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। चौथा है उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया है, जिसमें वे सफल भी हुए। पांचवा है इस प्रक्रिया में प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूर्ण सहयोग दिया। छठवां है प्रसा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और नई दिशा प्रदान की। सातवां है इस प्रक्रिया के जनक प्रसा के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे। इसमें उन्होंने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद की। आठवां इस प्रक्रिया में प्रसा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से भी युद्ध किए तथा सफलता प्राप्त की। नौवां 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई। 10वां है वर्साय के महल के शीश महल हॉल ऑफ मिरर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क ने जर्मन सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। 11वां इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। 12वां इस प्रक्रिया में प्रसा राज्य के एक प्रमुख शक्तिशाली केंद्र बना। प्रश्न है अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को राज्य कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। उत्तर है नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहां उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। उनके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित थे। पहला है प्राचीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया गया। दूसरा है सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया गया। तीसरा 1804 की नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। चौथा है समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों व देशभक्तों को सम्मानित किया गया। पांचवा डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया। छठवां सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जमीन जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। सातवां शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। आठवां आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। नौवां है उसने दंड विधान को कठोर बनाया तथा जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। 10वां शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। 11वां कैथोलिक धर्म को राजधर्म बनाया। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। प्रश्न है उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया। उत्तर है उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भुखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन। पहला है राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई। दूसरा है सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जनप्रतिनिधि सभाओं के निर्माण के प्रयास आरंभ हुए। तीसरा जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ जोड़ा। चौथा उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों के निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की
स्वतंत्रता और संगठन बनाने जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित हो। 5वां है महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। पहला है महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उनकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। दूसरा है कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। पहला है मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। दूसरा भूदासता और बंधुता मजदूरी का अंत किया गया। भूदासता और बंधुआ मजदूरी का अंत किया गया। तीसरा बाजारों की मुक्ति। चीजों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले। प्रश्न है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। उत्तर है राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा है उतना ही योगदान संस्कृत का भी रहा है। इसके कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। इसके कुछ इस प्रकार हैं। पहला है फ्रेडरिक सरायू का यूटोपिया। 1848 ईस्वी में फ्रांस के फ्रेडरिक सरायू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों के स्वप्न को साकार रूप देने का प्रयास किया गया। उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य या समाज यूटोपिया को दर्शाया है। इन चित्रों में सभी स्त्री, पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया है, जिनके हाथों में मशाल व मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इनमें उनकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई तिरंगे झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज का स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया है। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ब्रेकन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है। इसमें फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल पोशाकों में दिखाया गया है, जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे हैं, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं, कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठाने पर मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा जो स्वतंत्रता का वृक्ष रोपते हुए दर्शाया गया है, उस पर एक तख्ती लगी है, जिस पर जर्मन में लिखा हुआ है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह एक तरह से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग्य था, क्योंकि वे कहते थे कि वे जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। यूजीन देलाकोआ की द मसैकर एट क्रियॉन फ्रांस के रूमानीवादी चित्रकार देलाकोआ ने एक चित्र बनाया था। इसमें उस घटना को चित्रित किया गया है जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था। इसे कियान द्वीप कहा जाता है। इसमें महिलाओं व बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया है, ताकि देखने वालों की भावनाएं जागृत हो और उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृत का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रश्न है किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। उत्तर है 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिस कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ है। इनमें बेल्जियम और पोलैंड भी ऐसे ही देश थे।
1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिनका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्चा, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण इस प्रकार हुआ। बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों में ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहां हॉलैंड में प्रोटेस्टेंट हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था। अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने सभी स्कूलों में प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी की। इसका बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इसमें इंग्लैंड ने भी उसका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसी संवैधानिक व्यवस्था कायम हुई। पोलैंड वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को 2 भागों में बांटा गया और इसका बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया। परंतु जब वहाँ के लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1848 में पोलैंड में वार्सा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। प्रश्न है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? उत्तर है, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का विकास एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया द्वारा हुआ। इसमें किसी प्रकार की रक्तरंजित क्रांति नहीं हुई, अतः इस प्रक्रिया को आमतौर पर हम रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रिया इस प्रकार है। पहला है 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रितानी एक राष्ट्र नहीं था, जबकि ब्रितानी द्वीप समूह में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश पहचान वाले उन्हें जातीय समूह रहते थे, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपराएं थीं। दूसरा है, इसमें आंग्ल राष्ट्र ने अपनी धन दौलत, अहमियत और सत्ता के बल पर अन्य द्वीप समूह के राष्ट्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। तीसरा है, 1688 ईस्वी में एक लंबे संघर्ष के माध्यम से राजतंत्र की समस्त शक्ति आंग्ल संसद के अधीन आ गई और एक राष्ट्र का निर्माण किया गया, जिसका केंद्र इंग्लैंड था। चौथा, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। इसी के कारण से स्कॉटलैंड पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्थापित हो गया। पांचवा, स्कॉटलैंड के ब्रितानी पहचान का विकास करने के लिए यहाँ की संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध ढंग से नष्ट किया गया। जैसे स्कॉटिश हाईलैंड्स के वासियों को उनकी गेलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने से रोका गया। इस कारण मजबूर होकर लोगों को अपना देश छोड़कर अन्य जगहों पर जाना पड़ा। छठवां, आयरलैंड में भी ऐसा किया गया और यहाँ पर अंग्रेजों ने धार्मिक मतभेद को हथियार बनाया। आयरलैंड के में कैथोलिक व प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट थे। अंग्रेजों ने प्रोटेस्टेंटों की मदद करके कैथोलिकों को दबाया। 1798 ईस्वी में वोल्फ टोन और उसकी यूनाइटेड आयरिश में नेतृत्व में जो विद्रोह हुआ उसे दबा दिया गया और आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का भाग बना लिया गया। 8वां, ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण करके इसके राष्ट्रीय प्रतीकों यूनियन जैक, ब्रिटेन का झंडा और गॉड सेव ऑनर नोबल किंग राष्ट्रीय गान को संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में प्रसारित किया गया। प्रश्न है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव को क्यों पनपा? उत्तर है, इसमें 1871
ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्रों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, क्योंकि पहला इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जनजातीय भिन्नता थी। दूसरा, इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो आदि देश थे, जहाँ पर स्लाव भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। तीसरा, तुर्कों और इन ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। चौथा, जब इस्लाम राष्ट्रीय समूहों में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। पांचवा, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। इसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। छठवां, यूरोपीय देश रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी भी इन क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, ताकि काला सागर से होने वाले व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो। उपरोक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों और इन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए, जिनका अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। प्रश्न है, यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों के बारे में और जानकारियाँ इकट्ठा करें। एक या दो देशों के विषय में ऐसी तस्वीरें, पोस्टर और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं? उत्तर, ये सभी चित्र भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय प्रतीक थे। पहला है चित्र एक में तिलक जी को विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थानों के मध्य खड़ा किया गया है, यानी धार्मिक एकता या जुड़ाव को दर्शाया गया है, न कि अलग अलग किया गया है। दूसरा, चित्र 2 में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जर्मेनिका की तरह केवल वीरता के प्रतीक के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। चित्र 3 में नेहरू जी को भारत माता व भारत के नक्शे को हृदय के पास रखे दिखाया गया है। यह इस बात का प्रतीक है कि इन प्रतीकों द्वारा लोगों की भावनाओं को ही जागृत न किया जाए, बल्कि इन भावनाओं को हृदय से स्वीकार करते हुए उनके लिए इस प्रकार के बलिदान देने के लिए भी तैयार किया जाए। चौथा, चित्र 1 और चित्र 3 में रूपकों की बजाय लोकप्रिय नेताओं को राष्ट्रीय प्रतीकों से जोड़ा गया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी ओर आकर्षित हो और उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागे। ये नेता जननेता थे, जिन्हें आम जनता अपनी आदर्श मानती थी। पांचवा है, चित्र 4 में भारत माता को लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के रूप में दर्शाया गया है। इसमें दुर्गा के रूप को महत्व दिया गया है। उनके हाथ में त्रिशूल है, जिस पर तिरंगा लहरा रहा है, और ये स्वयं शेर तथा हाथी के मध्य खड़ी है, जो कि शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। ये चित्र भी यूरोपीय प्रतीकों से भिन्न है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता के गुण को आधार बनाकर विजय प्राप्त करने की कामना की गई है।